वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। एंड आज के इस लेक्चर में हम लोग 19 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे एंड साथ ही साथ ये है हमारे सामने पेड ग्रुप। आप चाहें तो इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं एंड ये है टेलीग्राम का लिंक जिसके थ्रू आप अपनी सारी इंफॉर्मेशन को भी ले सकते हैं। साथ ही साथ आज के करंट अफेयर्स में ये है 6 इम्पोर्टेंट आईएमडी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आया है प्रीलिम्स में। ट्रांसप्लांट लेंटिल, लेंटिल इज बेसिकली व्हाट, मसूर, मसूर आप कह लीजिए पल्सेस, ठीक है। शिमला डेवलपमेंट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेसिपी, हीट टॉलरेंट वैक्सीन। मोस्टली जितने भी हैं ये सारे मेंस के लिए जाएंगे बाकी, बट इसमें से कुछ कुछ पार्ट प्रीलिम्स के लिए भी होगा, दैट आई विल टेल यू। जैसे फर्स्ट है आईएमडी, इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जो कि भारत में मौसम विज्ञान के ऊपर हमें पूरी जानकारी देता है कि भारत में मौसम कब कहाँ बदलेगा, और साथ ही साथ ये भी बताता है कि किस रीजन में इस समय वार्निंग जो है वो दी जाती है, फ्लड की, सारी चीजों की यहाँ पे वार्निंग दी जाती है, राइट। तो आईएमडी 150th ईयर में आने वाला है, इसीलिए इसको हम पढ़ रहे हैं और एग्जाम में भी इसीलिए इससे सवाल बन सकता है। सो बेसिकली आईएमडी जो है ये इंडियन मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के रूप में जाना जाता है, और ये कौन सी मिनिस्ट्री में आता है ये भी इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। वेदर फोरकास्ट करता है, इसके हेडक्वार्टर्स दिल्ली में है, लेकिन रीजनल ऑफिसेस इसके चेन्नई, मुंबई, कोलकाता, नागपुर, गुवाहाटी में भी बने हुए हैं। इसकी स्थापना हुई थी भाई 15 जनवरी 1875, आजादी से पहले, ठीक है, याद रखिएगा। ये पूरे जो भी हमारे सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है मीट्रोलॉजिकल का, WMO वर्ल्ड का, वर्ल्ड मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसी के अंडर एक आईएमडी भी आता है, ठीक है। आईएमडी कैलामिटीज जो इंडिया में आई थी उसके बाद से बनाया गया, जब साइक्लोन्स आए थे 1864 में, उसके बाद से जरूरत लगी तो इसको बना दिया गया। फिर इन्होंने बताया कि भाई इस तरीके से हमें कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या चीजें हो रही हैं, इसके लिए एक हमें अलग से बनाने की जरूरत है, तभी डिसाइड किया गया और इस तरीके से इंडिया में एक ये चीज बनाई जाती है, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो कब बना था, सिर्फ एक पर्सन था उस समय, HF ब्लैनफोर्ड, और अब आपको पता है कि इसमें इतने सारे लोग हो चुके हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशंस बनाए जा चुके हैं, स्पेशलाइज एजेंसीज बनाई जा चुकी हैं, मतलब काफी सारी चीजें जो है वो यहाँ पर डेवलप की जा चुकी हैं, राइट। इसकी सर्विसेज भी बहुत सारी हैं आगे यहाँ पर, मतलब कि एग्रीकल्चर, रेलवेज, एयरवेज, शिप, सब जगह पे इनकी सर्विसेज वगैरह भी प्रोवाइड की जाती है। वाटर को मैनेजमेंट करना, डिजास्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना, तो देर आर सो मेनी थिंग्स जो यहाँ पर इसमें बनाई जाती है, ठीक है। देख सकते हो आप ये सारा काम ये करती है। मॉनसून और साइक्लोन की प्रिडिक्शन भी करने में बहुत सफल रही, मैं ये नहीं बोल रही कि हमेशा ही जो है वो सफल रहे हैं, लेकिन काफी हद तक, काफी हद तक ये चीज जो है वो सफल में रही है। तो ये मेन बात है कि काफी हद तक सफल में रही है, ठीक है। ये तो मैं नहीं कहूंगी कि हर समय ही सफल में रहे, लेकिन हाँ काफी हद तक इम्प्रूवमेंट करी है, पूरे वर्ल्ड में भी जाने जाते हैं। मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स बने हुए हैं, अर्ली वार्निंग सिस्टम को यहाँ पर वो बना चुके हैं, ठीक है, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, पावर, टूरिज्म, हर चीज की अलग अलग यहाँ पर जानकारी देते हैं। तो ये चीज है, आप इसको यहाँ पे रीड कर सकते हो। फ्यूचर ऑफ आईएमडी के अलावा ग्लोबल रिकॉग्निशन को भी पढ़ सकते हो। आई होप आप लोगों ने रीड कर लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग सेकेंड आर्टिकल के ऊपर, ट्रांसप्लांट। देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसप्लांटेशन कितना कॉमन है आज के टाइम पे। तो जो भारत में यहाँ पर जो ट्रांसप्लांटेशन की जाती है, ये ट्रांसप्लांटेशन बेसिकली सबसे ज्यादा जो ट्रांसप्लांटेशन होती है वो ऑर्गन्स की जाती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम उसमें भी काफी ज्यादा आती है, जैसे कि
ट्रांसप्लांटेशन अगर आपको लिविंग डोनर से चाहिए तो 6 से 8 हफ्तों के बीच में ट्रांसप्लांटेशन की यहाँ पर एक टाइमलाइन होनी चाहिए। दिल्ली के हाई कोर्ट ने ऐसा कहा है। ट्रांसप्लांटेशन से जुड़ा हुआ ऑलरेडी हमारे पास एक एक्ट है 1994 का, जो कि डोनेशंस के बारे में बात करता है आफ्टर डेथ की भी, कि आफ्टर डेथ भी कई लोग होते हैं ना कि हम लोग डोनेट करेंगे, तो वो चीज भी रहती है। तो वो चीज भी यहाँ पर रहेगी, मतलब रहती है ये चीज भी इसी के अंदर, ये बात वही है। ठीक है। तो इस तरीके से है ये चीज, जो आप लोगों को एक आइडिया होनी चाहिए। ठीक है। तो आपका नंबर आपको पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए। ट्रांसप्लांटेशन जो है वो भी कोई एक डिजीज पर्सन अगर डिसाइड करता है कि भाई मुझे ये चीज अपनी जो है आगे डोनेट करके जानी है, तो वो चीज भी पॉसिबल होती है। तो वही चीज है इसके अंदर। और यही चीज हमसे एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है। तो एग्जाम के लिए काफी ज्यादा जरूरी रहेगी ये चीजें, छोटी मोटी जो जो पूछी जाती है मैं आपके सामने लिख ही दिया है। और इसी साथ में यहाँ पर आप क्लोज रिलेटिव से आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर आप दूर के रिश्तेदारों से लिविंग डोनेशंस ले सकते हो। वो इंडियंस भी हो सकते हैं, फॉरेनर्स भी हो सकते हैं, लेकिन आपको पूरी उनकी पहचान जो है वो देनी पड़ेगी, रिलेशनशिप बतानी पड़ेगी, और कुछ भी इस तरीके की एसोसिएशन जो है वो यहाँ पर प्रूव करनी पड़ती है, जिसके बाद ही सिर्फ ये चीज की जा सकती है। तो बेसिक बात ये है। ठीक है ना। तो वो चीज है इसके अंदर जो हमसे पूछा जा सकता है। मतलब बेसिक बात ये है कि हमसे इस तरीके की चीजें एग्जाम में बनती है। इसके लिए हम लोग, अगर आप यहाँ पर अगर कभी भी गलत तरीके से ये चीज करने की कोशिश करते हो, गलत तरीके से मेरा मतलब है कि आप गलत वे में ये चीज करवाते हो अगर किसी भी व्यक्ति से, तो गलत वे में जब भी आप ऐसी चीज करवाओगे तो आपको इसके लिए जेल भी हो सकती है, 10 साल की, और 1 करोड़ का फाइन भी लग सकता है। कभी भी यहाँ पर नियर रिलेटिव्स होते हैं तो उसके लिए एक अथॉरिटाइज कमेटी बैठती है। वो कमेटी सारी चीजों की जांच करती है। ठीक है। ये सारी चीजों की जांच, जो भी चीजें होती हैं, ये सब कुछ कमेटी यहाँ पे चेक करती है। ठीक है भाई, ये चीज भी दिमाग में रखिएगा, कमेटी ये सारी चीजों को चेक करेगी, और उसी के बाद ये चीजों का डिसाइड जो है वो किया जाता है। क्लियर हुआ। कमेटी यहाँ पर देखेगी, केसेस को चेक करेगी, अफेक्शन क्या है, क्या सरकमस्टांस है, इलीगल तो कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर, सब कुछ लीगली ही चल रहा है। ठीक है। और उसके बाद जाकर के पूरा एक इंक्वायरी कमेटी बैठती है। 2014 में भी इसके रूल्स अलग से प्रोवाइड किए गए थे, सब कुछ मतलब उसी के हिसाब से चलता है। क्रिटिकल कंडीशन क्या है इसमें, मतलब ये कमेटी की मैं बता रही हूँ, 2014 में डिफरेंट डिफरेंट रूल्स आए थे, ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पर। ठीक है। ये सब यहाँ पर रूल्स वगैरह बताए गए हैं, उसी के हिसाब से ये पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो यहाँ पर चलता है। ठीक है भाई, यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। कमेटी यहाँ पर देखती है कि भाई जितना भी डोनर और रेसिपाइंट है जो यहाँ पे दे रहा है, और यहाँ पे तो यहाँ पर डोनर और रेसिपाइंट दोनों को ये देखना होता है कि कोई कमर्शियल ट्रांजैक्शन तो नहीं हो रहा, जबरदस्ती कोई रिलेशन बता करके यहाँ पे वो इस तरीके की चीज तो नहीं कर रहे हैं। तो ये बात होती है इसके अंदर, इस तरीके से ये पूरा चेक रखा जाता है। ठीक है। पूरा इवैल्यूएशन और पूरा देखा जाता है, डोनर ट्रांसप्लांटेशन देखता है। यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट ने भी बोला है, क्योंकि असल में 2017 में एक एयरफोर्स ऑफिसर थे जिनको किडनी फेलियर हुआ था, तो यहाँ पर कोई नियर रिलेटिव ने यहाँ पर डोनेशन नहीं दी थी, आर्मी हॉस्पिटल ने उनकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया था, तो टाइमलाइंस नहीं मिले थे, इसलिए यहाँ पर ऑथराइजेशन कमेटी ने भी डिलेज वगैरह किए, तो काफी ज्यादा इसके अंदर समय लग गया। तो यहाँ पर यही बोला गया था कोर्ट ने भी कि 4 से 6 महीने में ये चीजें पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है। और कोर्ट यहाँ पे देख रहा है कि भाई 6 से 8 हफ्तों से ज्यादा यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। आज के टाइम पे क्या है कि यार देखो, अभी भी अगर मैं एक डेटा आपको दूंगी, डेटा आप पढ़ो यहाँ पर, 3 लाख से भी ज्यादा ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि अभी ऑर्गन डोनेशन की लाइन में लगे हुए हैं। डिमांड इतनी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर दाताओं की जो संख्या है, डोनेशन जो देने वाले लोग हैं, वो यहाँ पर कम हो रही है। डिसीज लोग भी हैं जो कि यहाँ पर देना नहीं चाह रहे हैं। ठीक है। तो इस तरीके से डिसीज्ड भी काफी ज्यादा है, और डोनेशन देने वाले लोग जो है वो काफी ज्यादा कम हो गए हैं। ये मेन बात है इसके अंदर। ठीक है। तो वो चीज है आप लोगों को जो दिमाग में रखनी है, जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। तो दिल्ली हाई कोर्ट की रूलिंग ने यहाँ पर बोला है कि टाइम बाउंड होना चाहिए, और मिनिस्ट्री और हेल्थ वेलफेयर को यहाँ पर पूरे 1994 का एक्ट और जो ये रूल्स है 2014 के, इसमें ऑर्गन डोनेशन की एप्लीकेशंस को पूरे स्टेप वाइज कंसिडर करना चाहिए, पूरे तरीके से देखना चाहिए। ठीक है। ये चीज है यहाँ पे। और कंट्रीज ने भी जैसे बहुत सारी चीजें करी हैं, जैसे स्पेन है, और अनुमानित सहमति की प्रणाली लागू करी, जिसमें सभी नागरिकों को संभावित अंगदाता ही माना जाता है, जब तक कि वे विशेष रूप से इस पहचान को निकार नहीं कर लेते। मतलब कि वहां पर तो ये है कि
सबको ही एक तरीके से डोनर माना जाएगा। लेकिन बस ये है कि अगर वो कोई व्यक्ति सच में आकर के ये चीज कहता है कि भाई मुझे नहीं ही करना, तब वो बात अलग है, अदरवाइज सब व्यक्ति को यहाँ पर यही माना जाता है। ईरान एक ऐसी कंट्री है पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे किडनी खरीदना एक कानून है, मतलब कानूनी तरीके से ठीक है वो चीज, मतलब काफी बड़ी बात है। वही चीज है कि इस तरीके से ये चीज उन्होंने कह रखी है। ठीक है, तो ये बात है, मतलब आप लोगों को ये सब चीजें दिमाग में रखनी है। इसराइल है जहाँ पे प्रायोरिटी दी जाती है लिविंग डोनर्स को और उनके फैमिली मेंबर्स को। कॉमनवेल्थ कंट्रीज में भी ये चीज है। तो इंडियन गवर्नमेंट भी यहाँ पर काफी प्रमोशन तो कर रही है, मैं इसमें अग्री बिल्कुल करूंगी कि प्रमोशन काफी है, लेकिन फिर भी इसमें थोड़ी बहुत चीजों को यहाँ पर फाइनेंशियली सपोर्ट भी मिलना चाहिए। जो व्यक्ति लोग यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको यहाँ पर जो है काफी ज्यादा सपोर्ट इसके ऊपर मिलना अनिवार्य है, मेरे हिसाब से इसके लिए काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, उसके बाद आता है नेक्स्ट लेंटिल रिवॉल्यूशन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंटिल का मतलब होता है पल्सेस के इस ऊपर जुड़ा हुआ है। तो आप भी जानते हैं इस चीज को कि इंडिया जो है वो टॉप 5 लेंटिल प्रोड्यूसर्स में आता है, सेकंड सेकंड आता है वर्ल्ड में। ठीक है, दूसरे स्थान पे है कनाडा के बाद। लेंटिल प्रोड्यूसर्स हैं हम, मसूर यहाँ पे बहुत उगती है, या आप यूं कह लीजिए मसूर का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर काफी ज्यादा हद पे जो है दालें उगती हैं। लेकिन वही है कि हम लोग फिर भी यहाँ पे आयात पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, हम लोग पिछली बार सबसे बड़े दाल उत्पादक देश के बनने की ओर अग्रसर हो चुके हैं। तो यही चीज है, यहाँ पर उन्होंने बताया कि हम लोग ऑल टाइम हाई पहुंचने के बाद भी ये हाल है, क्योंकि पिछली बार कई कई बार हम लोगों का आउटपुट यहाँ पे कम रह जाता है। कई बार हम लोग जो है उतना ज्यादा हो नहीं पाते हैं। तो बात ये है कि यार हम लोग, हमारे यहाँ पे ना डिमांड बहुत ज्यादा है दालों की, सप्लाई भी ज्यादा है लेकिन डिमांड उससे भी ज्यादा है। तो वही चीज है यहाँ पर कि हमारे यहाँ पर लेंटिल कल्टीवेशन काफी बड़ा है पिछले वर्ष की तुलना में। ठीक है, इंक्रीज हुई है ये चीजें, बट फिर भी हमारे यहाँ पर डिमांड इतनी ज्यादा है कि हम आत्मनिर्भर, हमें और ज्यादा इसके लिए होना पड़ेगा। आत्मनिर्भरता की राह पे ही जाना पड़ेगा। हमारे कॉर्पोरेशन मिनिस्टर ने भी इसके ऊपर बोला है कि अरहर, उड़द, लेंटिल, इसके ऊपर हमें बढ़ना पड़ेगा। और अभी की सरकार ने यहाँ पर एमएसपी को भी इंक्रीज करने की बात करी है। तो एमएसपी सबसे बड़ा योगदान होगा इसके अंदर। हाई एरिया होगा करंट ईयर में। ठीक है, और ज्यादा क्वालिटी अच्छी रहेगी, प्रोडक्शन इंक्रीज रहेगी तो भी फायदा होगा। ठीक है, ग्लोबली लेंटिल प्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर इंक्रीज हो। हमारी FAO का जो डेटा आया है उसके हिसाब से सबसे ज्यादा कनाडा, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, रशिया, ये यहाँ पर टॉप में है। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी इंडिया यहाँ पर अपने डोमेस्टिक डिमांड्स को मीट करने की कोशिश में लगा। हम लोग ज्यादातर आज भी काफी सारी कंट्रीज में जो है बाहर की उसमें लेकर के आ रहे हैं। ठीक है, करंट ईयर में भी हम लोग UAE, USA, श्रीलंका, नेपाल से इंपोर्ट करा रहे हैं। ठीक है भाई, तो ये सारी चीजें हैं कि इसमें भी ये चीजें दिमाग में मतलब आपको रखनी है कि इस तरीके से ये बातें हैं। आप लोगों को ये चीज मतलब पढ़ लीजिए एक बार, लेंटिल रिवॉल्यूशन में जितना भी डेटा बताया है आप लोग इसको ये लिख एक बार लिख लीजिएगा इन सब पॉइंट्स को। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए, ये जितना जितना आपको यहाँ पे लिखवाया जा रहा है वो लिख लीजिए। ये जो टॉप 5 टर्म आपके सामने है ना, आपको इन टॉप 5 को कवर अप करना है। ठीक है, आपको मैंने बता ही दिया कि सेकंड लार्जेस्ट होने के बावजूद भी हम लोग इंपोर्ट्स करा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इन सब कंट्रीज से। वही चीज है, अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि हम जो इंपोर्ट करा रहे हैं वो कहाँ कहाँ से करवा रहे हैं, ये प्लेसेस और टॉप 5। केवल ये नहीं कि आप इंडिया की पोजीशन पढ़ के चले गए सेकंड है, इतना नहीं। एग्जाम में इन टॉप 5 को अरेंज करने के लिए भी सवाल आ सकता है कि डायरेक्टली आपको यहाँ पर अरेंज करना है। ठीक है, समझ गए बात को, ऐसा भी पूछा जाता है एग्जाम में। चलिए, अगला आर्टिकल है शिमला का डेवलपमेंट। क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली ही ये बोला है कि शिमला का कंट्रोवर्शियल डेवलपमेंट प्लान 2041 में यहाँ पर इसको ठीक किया जाए। एनजीटी ने पहले ये बोला था, भाई एनजीटी आपको पता है ना, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जो कि राष्ट्रीय हरित ट्रिब्यूनल के रूप में जानी जाती है, 2010 में स्थापित हुई थी, जिसका मेन काम होता है कि भाई सारी चीजों को एक बार तरीके से देखे कि एनवायरनमेंट को नुकसान तो नहीं पहुंचा रही है। तो एनजीटी ने पहले इसको जो पूरा प्लान आया था शिमला को, उसको बोल दिया कि भाई ये इलीगल है। तो अब इलीगल हो गया तो उस पर क्वेश्चन मार्क डल जाएगा। तो शिमला के रेजिडेंट्स को भी यहाँ पर ये था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ही यहाँ पर एनजीटी का
जो बैन है वो हटा सकता है। उसमें ये था कि आप जो है 2 फ्लोर से ऊपर भी बिल्डिंग बना सकते हो, इमारतें, और 18वीं मंजिल से की ऊपर की इमारतों के निर्णय पर एनजीटी ने वहां पे प्रतिबंध लगा दिया था। तो ये बोला था, तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 11 जनवरी 2024 को ये बोला है कि जो शिमला का डेवलपमेंट प्लान हम लेके आ रहे हैं 2041 तक वहां पे पूरा, वो एक लीगल है और बैलेंस्ड है। ठीक है, उसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस है वो कर दिए गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट हिमाचल प्रदेश की देखेगी यहाँ पर। तो ये बोला गया था। तो यहाँ पर जो है पूरी एक प्लानिंग और ये सारी चीजें चल रही थी। कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट भी यहाँ पे देख रहा था एनजीटी के ऊपर। तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये एनजीटी ही काम करती है, एनजीटी ही बैलेंस बनाती है डेवलपमेंट, एनवायरमेंट और इन सब चीजों में। अब एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी हमारे पास काफी सारे आ गए थे कि ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान पे क्या देखा जाए। एनजीटी यहाँ पर जो है वो एक अपना एग्जामिन कर रही है। तो ये चीज है, ठीक है। तो एनजीटी यहाँ पर ये कह रही है दोनों साइड की कि भाई राज्य के पास ट्रिब्यूनल के आदेश को रद्द करने और अनदेखा करने का अधिकार है ही नहीं। हाँ, केवल सुप्रीम कोर्ट के पास है, वो तो बिल्कुल है, सुप्रीम कोर्ट के पास इस चीज का पूरा पूरा अधिकार है। ठीक है, तो ड्राफ्ट प्लान जो है वो पहले ही आ चुका था कि शिमला में भी प्रॉपर तरीके से शिमला को प्लान करना, उसके अर्बन एरियाज को देखना, टाउन और कंट्री डिपार्टमेंट पूरा यहाँ पे देखेगा, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वहाँ के जो इंपॉर्टेंट एरियाज है, कुफरी, शोघी, गरहट्टी, उन सब एरियाज को यहाँ पे प्लान किया जाएगा, एनजीटी पूरा यहाँ पे देखेगा, ये सब बोला गया था। ठीक है। तो अभी क्योंकि क्योंकि आपको पता है कि हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर्स भी खूब आए हैं। हिमाचल प्रदेश में फ्लड्स आए अभी बहुत तगड़े, है ना। जोशीमठ वहां का जो एरिया, उसमें लैंडस्लाइड हुआ, ग्राउंड वाटर डिप्लीशन, तो कितने सारे ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी देखने को मिले, अनप्लान डेवलपमेंट यहाँ पे ज्यादा हुई है। इसलिए ये बोला गया है कि शिमला में अब जितनी भी यहाँ पे डेवलपमेंट की जाएंगी वो सब प्लान्ड तरीके से, बेहतर तरीके से वहां पे लेकर के आने की कोशिश जो है वो रखी जाएगी। टूरिज्म को और एक्सपैंड किया जाएगा, सीमेंट प्लांट्स लगाए जाएंगे, क्रॉप पैटर्न्स को चेंज करके, पॉपुलेशन कंट्रोल, सबसे बड़ी बात है टूरिज्म कंट्रोल किया जाएगा। जब तक टूरिज्म कंट्रोल नहीं होगा, चीजें वहां पे करना बिल्कुल ही वो है, निरर्थक आप यूं कह लो। तो वो टूरिज्म कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, जितने भी रिसोर्सेज उसको सब उसको सही तरीके से समेट के डिप्लीशन को रोकना, क्योंकि आज के टाइम पे वहां पे टूरिज्म बढ़ रहा है ना। हाँ, इस बार थोड़ा सा मैं कहूंगी कि वहां पे ये न्यूज आई थी कि मनाली में ज्यादा टूरिज्म रहा है एज कम्पेयर टू शिमला। शिमला के होटल्स में उतना ज्यादा भीड़ नहीं पड़ी जितना मनाली के होटल्स में पड़ती है। तो ये चीज थी। अब यहाँ पर, अब जो देखो यार, लोग वहां पे पहुंचेंगे, इतना कुछ होगा, चाहे कम भीड़ पड़ी पर भीड़ तो पड़ी ना। लोग वहां पहुंचेंगे तो एक्सट्रैक्शन तो होगा ही ना रिसोर्सेज का। ठीक है, पहाड़ों को काट के वैसे ही वहां पे रास्ते बनाए गए हैं, पॉल्यूशन इतना ज्यादा हो जाता है वहां पर रीजन में भी। तो ये सब प्रोटेक्शन करना ना ये जरूरी है, ये मेन बात थी वहां पर, कि जो नेगेटिव चीजें आ रही है ना उसको वहां पे कंट्रोल करना है, पॉल्यूशन भी कंट्रोल करना है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी को भी कंट्रोल करना है। ये सब पॉइंट्स थे जो हम लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, तो शिमला का प्लान क्लियर हो गया। पहले कब आया था ये प्लान? फरवरी में 2022 में। उसके ऊपर एनजीटी ने बैन लगा दिया कि ये प्लान इलीगल है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे एनजीटी के बैन को लिफ्ट करके लोगों की बातें सुनते हुए उस प्लान को एक बैलेंस्ड बोला है, और ये बोला कि ये जरूरत है कि आज के टाइम पे उसको हम कंट्रोल करें। ठीक है। अगला आता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रेसिपाइस, वैश्विक आर्थिक वृद्धि में गिरावट। अब क्या हो रहा है कि वर्ल्ड बैंक यहाँ पर जो है वो कह रहा है कि भाई जीडीपी ग्रोथ जो है वो थोड़ी सी ग्लोबली कम होगी, यहाँ पर आगे आने वाले 30 सालों में स्लोएस्ट रहेगी। और कोविड-19 पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर, इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, इन सब की वजह से ग्लोबल लैंडस्केप काफी ज्यादा डिस्टर्ब हुआ है। तो आगे आने वाले समय में जो भी जीडीपी रहेगी कंट्रीज की, आगे 30 सालों में वो यहाँ पर काफी कम हो जाएगी। ये रिपोर्ट अभी 9 जनवरी को आई थी। अच्छा भाई, रिपोर्ट का नाम क्या है? ये हमसे खूब यूपीएससी ने पूछा है। रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। क्या है रिपोर्ट? ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। रिलीज 9 जनवरी को। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि रिलीज करता कौन है। रिलीज करने वाली का नाम है वर्ल्ड बैंक। कौन सी? वर्ल्ड बैंक। ठीक है, वो चीज है यहाँ पर। इन्होंने बोला है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है, कोविड-19 पैंडेमिक, रशिया यूक्रेन वॉर, मॉनेटरी पॉलिसीज यहाँ पर कंट्रीज अपनी अपनी तरीके से लेके आ रही है। तो इन सब की वजह से जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो काफी ज्यादा हिल सी गई है, पूरे के पूरे रीजन्स में, हर एक जगह पर ग्लोबल इकोनॉमी इन सब रीजंस की वजह से हिली है। ठीक है, तो रिसेशंस आए हैं रीजंस में, रिसेशन आए, ग्लोबल ट्रेड कहीं ना कहीं इम्पैक्ट हुआ है, और
बोरोइंग कॉस्ट जो होती है ना वो यहाँ पे बढ़ती जा रही है। ग्लोबल ग्रोथ जो है वो काफी ज्यादा स्लो डाउन हो गई है। लो इनकम कंट्रीज यहाँ पे इंक्रीज करे, लेकिन लो इनकम कंट्रीज के पास भी उतना ज्यादा अमाउंट पे नहीं हो पा रहा है। 2024 तक आते आते हर चार में से एक जो देश होगा वो यहाँ पर जो है वो लो इनकम कंट्रीज में जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी तक भी वो जो है कोविड-19 के उस पैंडेमिक से उलझ के निकल आ नहीं पाए। तो इसमें वही बोला गया कि पहली बात तो यहाँ पर कॉल फॉर एक्शन है। मतलब पहले तो एक्शन लो, यहाँ पर ये बोला है इन्होंने कि भाई कॉल फॉर एक्शन लेने की जरूरत है। और जलवायु परिवर्तन आपको पता ही है, सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और उस पर हर कंट्री कुछ ना कुछ पैसा अपना लगा ही रही है। तो इंडिया की इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो यहाँ पर एक बेटर होनी चाहिए, ऐसा बोला गया है। अभी इंडिया की इन्फ्लेशन की बात करूँ तो मैं 5% चल रही है। बोला तो यही है भाई, आरबीआई ने, आईएमएफ ने भले ही यहाँ पर इतना ज्यादा साथ नहीं दिया, लेकिन बाकी जगह बोला गया कि भाई इकोनॉमिक फोरकास्ट ये है कि थोड़ा सा इंक्रीज होगा, सरपास करेगा हम लोग, $4 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे हम लोग। और आगे आने वाले ओईसीडी जो है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, कह रहा है इंडिया और ग्रो करेगा। तो भाई वही है कि डिजिटल रिवॉल्यूशन आ सकता है, इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ सकती है, ये आप रीड कर सकते हो। ये वही पॉइंट्स है जो आपको मैंने पहले भी एक्सप्लेन किए हुए हैं अपनी वीडियोस में। क्लाइमेट एक्शन के ऊपर ध्यान देने की बात है, तो वही वही सही वही सेम चीजें हैं, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नई तरीके की वैक्सीन है जिसका नाम है हीट टॉलरेंट वैक्सीन। हीट टॉलरेंट वैक्सीन एक और निकल के आ रही है। और हमारी इंडियन इनोवेशन जो है, साइंस की इंस्टीट्यूट जो है, वो यहाँ पर अपनी नई अप्रोच लेके आ रहा है। और वो ये एक SARS कोविड-2 वैक्सीन को यहाँ पे लेके आ रहा है, जो कि फ्यूचर वेरिएंट्स में सब चीजों में ध्यान देने वाला है, उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो हीट टॉलरेंट कर पाएगी, बाकी सब वैक्सीन से बेटर परफॉर्म कर पाएगी। यहाँ पर जो प्रोफेसर है, ये एग्जाम में आपसे कुछ नहीं पूछेगा, ऐसा एग्जाम में सिर्फ वैक्सीन के बारे में पूछेगा, नाम वाम कोई नहीं पूछते हमसे। उन्होंने बोला कि भाई पैंडेमिक की शुरुआत के साथ ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई थी, कोविड-19 वैक्सीन के साथ ही। और इसने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं। SARS कोव-2 स्ट्रेन के साथ इसको जो है वो देखा जा रहा है कि जो वायरस हमारा रैपिड म्यूटेशंस करता है, फटाफट से अपने आप को जो बढ़ाता है आगे, उसको रोकने में ये कामयाब है। इसके दो पार्ट्स यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन को सिलेक्ट किया गया है, S2 सब यूनिट और रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, दो यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं। जो कि यहाँ पर जो ये है RBD, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन, ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा आपसे, आपके अंदर उसमें लड़ने की, ठीक है। इसको टेस्ट और इसके रिजल्ट्स क्या रहे हैं, ये पूरे जो है वो चूहे और हैमस्टर दोनों में ही इस पूरे को टेस्ट कर लिया गया है, जिसमें ये जो है इसको पूरे तरीके से सक्सेसफुल माना गया है। और ये वाली जो वैक्सीन बनेगी, ये अभी जो ऑलरेडी वैक्सीन थी हमारी कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उससे बेटर यहाँ पे बनेगी। इसको और स्टोरेज करना भी इसको आसान होगा। और इसको रूम टेम्परेचर पे भी रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज की जरूरत नहीं, जिससे बाकी वैक्सीन को कोल्ड स्टोरेज की जरूरत थी, इसको वो चीज भी जरूरत नहीं है, ठीक है भाई। तो ये जर्नी शुरू हो गई है वैक्सीन में। अब ये इसको पूरी तरीके से बिल और मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो ये भाई एक याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हीट टॉलरेंट वैक्सीन बनाई जा रही है, तभी इसको कोल्ड स्टोरेज की भी जरूरत नहीं पड़ रही है, ठीक है। हाँ भाई, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन, फेम सेकंड स्कीम। फेम स्कीम याद कर लीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से ज्यादा जुड़ी हुई है। जितने भी ई रिक्शाज, इलेक्ट्रिक बसेस, ये सब है, उनको यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, उनकी एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए जो है इस स्कीम को स्टार्ट किया गया है। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और गवर्नमेंट ने 10,000 करोड़ 3 सालों के लिए स्टार्ट इसको दे दिए थे। फेम 1 और फेम 2 है। फेम 1 जो स्कीम थी वो किसके लिए जुड़ी हुई थी, प्राइवेट व्हीकल्स को यहाँ पे दिया जाएगा इंसेंटिव्स। और फेम 2 जो है ये वाली, ये यहाँ पर जो है किसको दी जा रही थी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यहाँ पे दिया जा रहा था, ये पूरी फेम 2 स्कीम के तहत। इंपॉर्टेंट है, हमेशा कभी ना कभी न्यूज में रहती है, ठीक है। 2022 तक इसका टाइम पीरियड था, जो कि यहाँ पर 10,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे थे एक ईवी, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं उसको संभालने के लिए, ठीक है। इस पूरे के लिए मिनिस्ट्री कौन सी है जो संभाल रही स्कीम को, मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। कौन सी, हैवी इंडस्ट्रीज, ठीक है। हाँ भाई, अब देखो इसमें आगे करेक्ट स्टेटमेंट लिखी है, ये कंक्लूड हो चुकी है इस ये डेट को, क्योंकि ये शुरू हुई थी 2019 में, और मैंने बताया कितने सालों के लिए थी ये, 3 साल, तो 2022 में कंक्लूड हो गई।
ठीक है, इसमें कमेटी अलग आई है कि भाई इसको और 3 सालों के लिए एक्सटेंड करो, बिल्कुल ठीक बात है। अब इसको वापस से एक्सटेंड करो, इसलिए न्यूज में आ गई। और ये बोला है कि इसमें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेके आओ और नया इसका स्कोप बढ़ाओ। तो ये इससे जुड़ी हुई न्यूज है, जो कि बिल्कुल ही सही लिखी हुई है। फेम सेकंड स्कीम इसी पूरे से जुड़ी हुई है। ठीक है, फेम का फुल फॉर्म क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, 1 अप्रैल को आई थी और 31 मार्च 2022 को खत्म होनी थी। तो उसी से जुड़ा हुआ स्कीम पहले ही खत्म हो चुकी है। इसमें यही था कि भाई चार्जिंग स्टेशन भी लगाओ, हाईवेज और एक्सप्रेसवे के आसपास भी लगवाओ ये सारी चीजों को, तो उसके लिए था। अब ये बोला गया कि भाई इसको और ज्यादा इंप्रूव करो। इसमें क्या है, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का परचेज प्राइस है उस पर सब्सिडी दो, स्टेट गवर्नमेंट हर एक जगह सब्सिडी दे उसमें, तो वो चीज थी। ठीक है, ऐसे ही राम प्रोग्राम है। वैसे मैंने राम प्रोग्राम अपनी वीकली करंट अफेयर्स के सेक्शन में वैसे तो कंप्लीट कराया था, बट मैं फिर भी बता देती हूँ। राम प्रोग्राम एमएसएमईज के लिए है, वर्ल्ड बैंक इसको असिस्ट कर रहा है, जिसमें माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस जो एमएसएमईज होती हैं उसको सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, रैम प्रोग्राम, रैम की फुल फॉर्म क्या है भाई वो भी बता देती हूँ, रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, एमएसएमई की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी जिसका नाम था कामत कमेटी। और उस कामत कमेटी के हिसाब से ये रैम प्रोग्राम शुरू किया गया था, ताकि इन सबको जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसको हम लोग प्रमोट कर सके। वर्ल्ड बैंक पूरा असिस्ट कर रही है इस पूरे में। लोन देना, जो डिले हो जाती है पेमेंट्स, उन सबको ठीक करना, तो एसआईपी स्टार्ट करवाना, ये सब चीजें इसमें दी जाएंगी। काफी अच्छे अमाउंट में इसके अंदर फंडिंग जो है सरकार द्वारा दी गई थी। ग्रीन इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने की बात की गई थी कि हम ग्रीन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर है, सब स्कीम्स नहीं थी, मतलब एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए था, लेकिन सब स्कीम की फॉर्म में नहीं था। एमएसएमई जो है, यहाँ पर एक उसमें ही गिफ्ट स्कीम चलाई जा रही है, जिसमें एमएसएमईज में ग्रीन चीजें चलाई जाएंगी। ठीक है, ग्रीन जो है इन्वेस्टमेंट्स को प्रमोट किया जाएगा। एमएसएमई की स्पाइस स्कीम है, जो कि यहाँ पर इकोनॉमी और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को इम्प्रूव करेगी। तो ये है इसके अंदर। ठीक है, इसमें ये सब स्कीम नहीं है जो आप बता रहे हो कि एमएसएमई सब स्कीम है, नहीं नहीं, ये है इसके अंदर ये वाली गिफ्ट और स्पाइस, गिफ्ट स्कीम जो कि एनकरेज करेगी ग्रीन इन्वेस्टमेंट को, और स्पाइस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। ठीक है, तो इस तरीके से एमएसएमईज को यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा। आज के जो हमारा मेंस का क्वेश्चन वो फेम के ऊपर है। भाई आपको बताना है यहाँ पर कि फेम स्कीम क्या है, फेम स्कीम के बारे में एक पूरा एक्सप्लेन करना है, जो आपको मैंने बताया भी है। फेम स्कीम को एक्सप्लेन करते हुए पूरा एक्सप्लेन करोगे अपना आंसर क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव हम लोगों को क्यों यहाँ पर ईवीज को बेटर बनाने की जरूरत है, ईवीज का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, आपको ये सब एक्सप्लेन करके अपना आंसर एक प्रिपेयर करना है। तो फेम स्कीम ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा आप लोगों को, इसको प्रिपेयर कीजिएगा, बहुत ईजी लगेगा। ट्राई टू राइट इट डाउन, जो मैंने बताए हैं फैक्ट्स, फुल फॉर्म कब आया, कब इसका प्लान था, हर चीज जो मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर ही दी है, वो आप लोगों को एक आंसर की फॉर्म में पूरे तरीके से लिखनी है। ठीक है, समझ रहे हो जाएगा, ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए आप लोगों को। इसको आप लोग लिखने की कोशिश करेंगे तो हो ही जाएगा ये आंसर। ठीक है, चलिए कंप्लीट कीजिएगा, मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।